तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के सेकंड लेक्चर के बारे में। फर्स्ट लेक्चर में हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें आपकी मेन डेफिनेशंस आती हैं, वो सारी हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली थी। अगर वो लेक्चर आपने मिस किया है तो उस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। यानी किस वैल्यू पे इसको रिकॉर्ड किया जाता है, कौन कौन सी कोस्ट इसमें इंक्लूड की जाती है, कौन कौन सी आइटम्स जो कोस्ट तो है लेकिन इसमें इंक्लूड नहीं होती, सब्सिक्वेंट कोस्ट क्या होती है, इनिशियल कोस्ट क्या होती है, इसकी मेजरमेंट कैसे की जाती है। विद द हेल्प ऑफ कंप्लीट न्यूमेरिकल्स आज हम इस लेक्चर को अनफोल्ड करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर, उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए देखते हैं आज का कॉन्सेप्ट। लेकिन आज का कॉन्सेप्ट करने से पहले ना हम आपको थोड़ा प्रीवियस वाला थोड़ा रिवाइंड कर देते हैं, रिकैप कर देते हैं, ताकि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज रहे और आज आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हो उसके बारे में आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा प्रीवियस एक रिकैप कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर आ जाते हैं। सबसे पहले तो अगर हम देखें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है वो बेसिकली टेंजिबल एसेट्स के ऊपर ही अप्लाई होता है। टेंजिबल एसेट यानी जितनी भी इनटेंजिबल एसेट्स हैं, इनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 अप्लाई नहीं होता। टेंजिबल एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट की हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई। अच्छा, टेंजिबल एसेट्स की दो कंडीशंस हैं जो आपको याद होनी चाहिए। दोनों कंडीशन हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको अच्छे से करवाई थी। यानी जो टेंजिबल एसेट है, या तो वो प्रोडक्शन सेल्स के लिए यूज होनी चाहिए, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स की तरह उसको यूज किया जाना चाहिए, या फिर उसको रेंटल बेसिस पे हमने किसी को दिया हो, या अदर पर्पस के लिए, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए। ये इसकी फर्स्ट कंडीशन थी। यूज्ड इन प्रोडक्शन, सेल्स, रेंट और एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस। ठीक है। सेकंड क्या थी, इसकी यूसेज 12 महीने से ज्यादा देर के लिए होनी चाहिए, यानी 1 साल से ज्यादा, क्योंकि 1 साल से अगर वो कम है तो फिर तो वो करंट एसेट हो गई ना। नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है। यूज्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स। ठीक है, इसका मतलब इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 अप्लाई नहीं होता, इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो सेपरेट बना हुआ है 26 वो अप्लाई होगा। ठीक है। अब इसके बाद हमने ये कहा था कि बायोलॉजिकल एसेट्स जो होती है, ये तो एक हो गया ना। दूसरा हमने आपको बताया था बायोलॉजिकल एसेट। बायोलॉजिकल एसेट्स भी टू पार्ट्स में डिवाइड है। एक अदर देन बियरर प्लांट्स, और दूसरा जो अपने आप में बियरर प्लांट्स है। तो बायोलॉजिकल एसेट्स में जो अदर देन बियरर प्लांट्स हैं, उनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 अप्लाई नहीं होता। कौन कौन से बियरर प्लांट्स नहीं है ये हमने प्रॉपर अच्छे से देख लिया था। फिर बियरर प्लांट्स के अंदर दो कैटेगरीज आ जाती हैं। एक आ जाता है हमारे पास प्लांट
और दूसरा आ जाता है लिविंग एनिमल्स। कौन कौन से लिविंग प्लांट्स हैं, कौन कौन से नॉन लिविंग प्लांट्स हैं, कौन से बेरर प्लांट्स हैं, वो सब हमने ऑलरेडी देख लिया है। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो जो लिविंग एनिमल पीपीई की इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा। तो इन सब चीजों की डेफिनेशन वगैरह हमने देख ली थी। अब हम बेसिकली बात करेंगे रिकॉग्निशन ऑफ पीपीई, यानी प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट जो है इनकी रिकॉग्निशन कैसे की जाती है। अब रिकॉग्निशन में हम देखेंगे क्या, वो समझते हैं सबसे पहले। तो यहां पर आ जाइए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिकॉग्निशन। तो रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब देखो इसकी जो रिकॉग्निशन है ना, ये भी दो पोर्शन में डिवाइड है। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है इनिशियल इनिशियल रिकॉग्निशन, और दूसरा हमारे पास आ जाता है सब्सिक्वेंट। इनिशियल रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? इनिशियल रिकॉग्निशन का मतलब होता है जब हमने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, अब हम पीपीई को सीधा एसेट बोल देते हैं, बार बार पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो जब हमने इनिशियली जो एसेट एक्वायर की है, परचेज की है, तब उसकी एक्विजिशन में टोटल कितना खर्च आया, उसकी कॉस्ट में कितनी वैल्यू काउंट की जाएगी। तो कॉस्ट एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन या फिर एट द टाइम ऑफ परचेज, ठीक है, ये इसमें आता है। और दूसरा सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन का मतलब होता है, अब जैसे कि हमने कहा एसेट यानी पीपीई की डेफिनेशन में इसका यूसेज 12 महीने से ज्यादा देर के लिए होना चाहिए। अब हमने एक्वायर की मान लो 15 अगस्त को, तब इसकी कॉस्ट 20 लाख है या 50 लाख है। लेकिन जब हम इसको यूज करने के बाद बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे पहले साल, जितना भी टाइम हमने इसको यूज किया, तो इसकी वैल्यू जो भी कम ज्यादा हुई होगी वो तो हमें देखनी होगी ना। तो सब्सिक्वेंट कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट एट द टाइम ऑफ बैलेंस शीट, यानी जब बैलेंस शीट बन रही है तब इसकी कितनी वैल्यू हम रिकॉर्ड करेंगे। ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, इट डिपेंड्स। तो रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दैट इज फिक्स्ड टेंजिबल एसेट दो हिस्सों में बढ़ जाती है। पहला इनिशियल कॉस्ट, यानी जब एक्वायर की थी, जब हम मार्केट में से वो एसेट लेने गए थे, उसका जितना भी खर्चा इसमें वो कितना है। दूसरा सब्सिक्वेंट कॉस्ट, आफ्टर ईयर एंड ईयर जब हम बैलेंस शीट क्लोज करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पीरियोडिक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो कितनी वैल्यू रिकॉर्ड करें। अच्छा, जब हम इनिशियल कॉस्ट की बात करते हैं तो इनिशियल कॉस्ट की जो कैलकुलेशन है वो करनी है या नहीं करनी है, इसका क्राइटेरिया क्या है, ये भी हम इसमें देखेंगे। रिकॉग्निशन ऑफ पीपीई मतलब क्या इसकी कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करें या ना करें। मतलब इनिशियल कॉस्ट और सब्सिक्वेंट कॉस्ट कितनी है वो तो बाद की बात है, पहले तो हमें यही देखना होगा ना कि क्या इसको हम रिकॉग्नाइज करें भी, क्राइटेरिया क्या है। टाइप्स हैं दो, इनिशियल और सब्सिक्वेंट, लेकिन क्राइटेरिया क्या है, तो वो सबसे पहले देखते हैं। अब क्राइटेरिया में ना बेसिक दो कंडीशंस आती हैं, वो दो कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी होंगी। अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ठीक है, फिर हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। और एक और कंडीशन है जो लेटर ऑन इसी लेक्चर में हम आपको बताएंगे। यहाँ पर देखो हमें दिया हुआ है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर पीपी। अब यहाँ पर कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी should be recognized as an asset if and only if, तभी रिकॉग्नाइज होगी जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। कौन सी? नंबर वन, दैट फ्यूचर, चेंज करते हैं ना,
इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द आइटम विल फ्लो टू द एंटरप्राइज। यानी जिस एसेट की रिकॉग्नाइजेशन हम करने वाले हैं उससे मिलने वाला बेनिफिट हमें पता हो, किससे बेनिफिट आएगा, कितना आएगा नहीं पता, लेकिन इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड है, इससे लिंक्ड है, अगर हम इसको यूज करेंगे तो इसका बेनिफिट हमें मिलेगा। बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्रेमिसेस, जितनी भी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं उनको हम रिकॉग्नाइज तभी करेंगे जब उनसे हमें कोई बेनिफिट मिलेगा। हम बेनिफिट कितना मिलेगा ये नहीं आइडिया है, लेकिन बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा, द कॉस्ट ऑफ द आइटम कैन बी मेजर्ड रिलायबली। भाई रिकॉग्नाइज हम उसको तभी करेंगे ना इनिशियली अगर हमें पता होगा कि कितना खर्चा इस पे आया है, कितनी कॉस्ट हमने बियर की है। तो ये दो कंडीशंस है और ये दो कंडीशन आपको माइंड में रखनी है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में लास्ट में जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो बार बार यही दो कंडीशंस आपके माइंड में घूमेंगी, याद रहेंगी तो घूमेंगी ना, तो इनको याद रखना जरूरी है, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट हमें कह रहे हैं, यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, इट मे बी अप्रोप्रिएटेड टू एग्रीगेट इंडिविजुअल सिग्निफिकेंट आइटम सच एज मॉड्यूल्स, टूल्स, डाइज एंड टू अप्लाई द क्राइटेरिया ऑफ एग्रीगेट वैल्यू। अब देखो कई बार क्या होता है कि जो आपकी आइटम्स होती है ना वो बहुत छोटी छोटी वैल्यूज की होती है, ज्यादा मटेरियल एक्सपेंडिचर के नहीं होते, जैसे मॉड्यूल्स, टूल्स, डाइज, है ना, पेचकस, प्लास, कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं छोटे छोटे जो एग्रीगेट वैल्यू में तो बहुत ज्यादा वैल्यू बन जाते हैं। इन छोटी छोटी चीजों को अगर प्लस किया जाए तो बहुत वैल्यू बना देते हैं ये। लेकिन अगर इनको अलग अलग देखा जाए, इंडिविजुअल आइटम के तौर पर देखा जाए तो इनकी वैल्यू इमटेरियल है। तो इस केस में ये मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको क्लब करके एक साथ कंबाइन दिखाना चाहते हैं या फिर सेपरेट सेपरेट करके दिखाना चाहते हैं। अगर तो क्लब करके दिखाना चाहते हैं तो ठीक है, एन एंटरप्राइज में डिसाइड टू एक्सपेंस एन आइटम विच कुड अदरवाइज हैव बीन इंक्लूडेड इन पीपीई। वो उसको एक्सपेंस की तरह भी दिखा सकते हैं, अगर वो पीपीई की तरह नहीं दिखाना चाहते तो एक्सपेंस की तरह दिखाओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करो। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंडिचर वाइज ज्यादा मटेरियल वैल्यू की नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब दो चीजें याद रहेंगी। पहली, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हमें आएगा उस एसेट को यूज करके, उस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को यूज करके हमें कोई ना कोई फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा, उसको एक्वायर करने की जो कॉस्ट है वो भी हम रिलायबली मेजर कर सकते हैं। अब इसके ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल हमें गिवन है, आइए देखते हैं। एग्जाम्पल में हमें कह रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा, एंटिटी ए, अ सुपरमार्केट चेन इज रिनोवेटिंग वन ऑफ इट्स मेजर स्टोर। रिनोवेशन चल रही है। द स्टोर विल हैव मोर अवेलेबल स्पेस फॉर इन स्टोर प्रमोशन आउटलेट आफ्टर द रिनोवेशन एंड विल इंक्लूड अ रेस्टोरेंट। जब ये रिनोवेशन करेंगे तो उनको पता चलेगा कि स्पेस बहुत अवेलेबल है, तो ये प्रमोशनल आउटलेट्स भी लगा सकते हैं, अभी आउटलेट्स जो छोटे छोटे होते हैं, और साथ ही साथ ये एक रेस्टोरेंट भी बना सकते हैं। मैनेजमेंट इज प्रिपेयरिंग द बजट फॉर द ईयर आफ्टर द स्टोर रीओपन्स विच इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ रिमॉडलिंग। कॉस्ट भी बजट में आएगी। बजट का मतलब यही होता है ना, कितना खर्चा होगा और कितनी इनकम जनरेट होगी। तो बजट में हमें कॉस्ट पता चली, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ 15% इंक्रीज इन सेल्स रिजल्टिंग फ्रॉम द स्टोर रिनोवेशन। रिनोवेशन पे आए गए खर्चे के ऊपर खर्चा तो पता चलेगा ही, 15% हमारी सेल्स बढ़ेगी, ये भी हमें पता चला। विच विल अट्रैक्ट न्यू कस्टमर स्टेट वेदर द रिमॉडलिंग कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज्ड और नॉट। ये जो रीमॉडलिंग की कॉस्ट है ये कैपिटलाइज होगी या फिर इसको हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस की तरह मान के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रीट करेंगे। दो कंडीशन बताई ना अभी आपको, वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं क्या? कॉस्ट रिलायबली मेजर है, हाँ है, तो कॉस्ट ऑफ रिमॉडलिंग पता है। दूसरा, इकोनॉमिक बेनिफिट हमें आ रहा है क्या? हाँ, इकोनॉमिक बेनिफिट भी हमें रिसीव हो रहा है, 15% इंक्रीज इन सेल्स। तो यस, आंसर क्या होगा? यस, कैपिटलाइज करेंगे ना। तो ये इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है।
The expenditure in remodeling the store will create future economic benefit in the form of 15% increase in the sales, and the cost of remodeling can be measured reliably, therefore it should be capitalized. क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर एक और छोटा सा हमें गिवन है, ट्रीटमेंट ऑफ स्पेयर टूल्स, स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स एंड सर्विंग इक्विपमेंट्स। अब कुछ छोटे मोटे टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स, मतलब जो हमने अलग रखे हुए हैं, अगर जरूरत पड़े तो हम इसको यूज कर सकते हैं, है ना। अब बिजनेस ये तो है नहीं कि एक ही चीज रखेगा, जब वो खराब हो जाएगी तब हड़बड़ी में भागेगा, ढूंढेगा, भाई लाओ लाओ सामान लाओ, बिजनेस बंद हो रहा है, ऑपरेशंस बंद हो रहे हैं। स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स एंड सर्विसिंग इक्विपमेंट्स, ये सब चीजें दो केसेस में बट जाती हैं। केस वन कहता है कि भाई अगर तो ये पीपीई की डेफिनेशन में काउंट करते हैं तो इस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 अप्लाई कर दो। केस 2, अगर ये पीपीई की डेफिनेशन में काउंट नहीं होते तो इनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग ट्रीट करो, बात खत्म। अगर तो पीपीई की डेफिनेशन जो अभी मैंने आपको बताई उसमें ये काउंट होते हैं तो ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 अप्लाई हो जाएगा। अगर नहीं होते तो छोड़ दो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्री की तरह इसको ट्रीट करेगा और उसके अकॉर्डिंग चलेगा। चलिए अब है, when do we apply the above criteria for recognition, यानी कब ये क्राइटेरिया अप्लाई किया जाएगा। अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको बिगिनिंग में बता दिया था कि ये जो क्राइटेरिया है इसको दो सिचुएशन में हम डिवाइड करते हैं। सिचुएशन 1 जिसको इनिशियल रिकॉग्निशन कहते हैं और सिचुएशन 2 जिसको सब्सीक्वेंट कहते हैं। सिचुएशन 1 के अकॉर्डिंग अगर तो हमने अपनी एसेट खुद बनाई है या कंस्ट्रक्ट की है, परचेज की है, तो इसकी कैसे रिकॉग्निशन करनी है, कितनी वैल्यू, और आफ्टर ईयर्स ऑन ईयर जो इसमें हम ऐड ऑन करेंगे, जो पार्ट्स इसके रिप्लेस करेंगे, जो इसकी सर्विस करेंगे, जो इसकी सब्सीक्वेंट होएगी, उसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे। इसके साथ साथ एक हमारे पास और आ जाता है मेजरमेंट ऑफ पीपीई। मेजरमेंट में भी हमारे पास दो सिचुएशंस हैं। मेजरमेंट एट द टाइम ऑफ रिकॉग्निशन, एट द टाइम ऑफ रिकॉग्निशन यानी इनिशियली हम अपने पीपीई को, अपनी एसेट को मेजर करेंगे कोस्ट मॉडल के अकॉर्डिंग, यानी जितने की हमने एक्वायर की, प्लस उसमें क्या क्या आएगा वो अभी हम आपको बताएंगे। एक्वायर आपने 11th और 12th स्टैंडर्ड में सुना होगा, वट एवर द एक्सपेंसेस बीइंग इंकर्ड फॉर द एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट and whatever the expenses being incurred on making the fixed assets to be operatable to bringing at a situation at which your machine should be operatable for the purpose it is bring to the management, it is bring to the organization, is need to be added to the value of cost of acquisition। ये आपने पढ़ा हुआ है 11th ग्रेड और 12th ग्रेड में, यानी हिंदी में बता देते हैं। 11th और 12th ग्रेड में आपने पढ़ा था कि अगर हम कोई फिक्स्ड एसेट एक्वायर करते हैं, फिक्स्ड एसेट एक्वायर करने का खर्चा प्लस मशीन को या जो भी आपने चीज एक्वायर की उसको ऑपरेट करने से पहले तक का खर्चा, सारा का सारा उसकी वैल्यू में, उसकी कॉस्ट में, हिस्टोरिकल वैल्यू में ऐड किया जाएगा। क्योंकि जब तक वो ऑपरेटेबल कंडीशन में नहीं आ जाती तब तक वो उसको लेके आने का फायदा ही क्या। जो भी उसका खर्चा होगा, लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, इंजीनियरिंग, असेंबलिंग, डेमो, ट्रायल रन, सब कुछ अभी हम देखेंगे। तो मेजरमेंट एट रिकॉग्निशन, तो एट रिकॉग्निशन तो एक ही मेथड है, दैट इज कोस्ट मॉडल। लेकिन आफ्टर रिकॉग्निशन इसका कोस्ट मॉडल फॉलो होगा या फिर रेवेन्यू मॉडल फॉलो होगा, ये डिपेंड करता है। सर क्या कोई ऐसा फिक्स्ड क्राइटेरिया तो नहीं है कि अगर ये होगा तो कोस्ट मॉडल, ये होगा तो रेवेन्यू मॉडल? नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन जब वो दोबारा रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो उनको कौन सा रिकॉग्निशन फॉलो करना है, कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल। लेकिन एक बार जो मॉडल फॉलो कर लिया आपको फिर लाइफ टाइम उस एसेट के लिए वही मॉडल फॉलो कर, चेंजेस अगर करने हैं तो फिर उसका प्रावधान अलग होएगा। चलिए
आज हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन के ऊपर। अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट। तो इनिशियल रिकॉग्निशन, अब यहाँ पर सब डिटेल्स गिवन है, लेकिन इन डिटेल्स को स्टडी करने से पहले हम ना थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल एग्जांपल एस्टेब्लिश करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो। अब क्लैरिटी थोड़ा ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है। चलिए, मान लो आपने फॉरेन से एक मशीन इंपोर्ट की और उसकी परचेज कॉस्ट थी, परचेज वैल्यू थी 50 लाख। ठीक है, अब जब आपने ये इंपोर्ट की तो उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा खर्चे किए होंगे ना आपने। इंपोर्ट करने से पहले जिस पर्सन से आपने इंपोर्ट करवाई होगी उसने वहां से उसको लोडिंग और अनलोडिंग किया होगा, है ना। मतलब बहुत सारे खर्चे आएंगे। वो सभी खर्चे क्या इसकी कॉस्ट की वैल्यू में ऐड किए जाएंगे या फिर उसको हम रेवेन्यू खर्चों की तरह मान के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे? पहले ही मैं बता देता हूँ, आपको भी पता ही होगा, अभी हमने डिस्कस किया वो सारे खर्चे इसकी कॉस्ट वैल्यू में ऐड किए जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले वहां से इसकी लोडिंग और अनलोडिंग हुई होएगी। मान लो 5 लाख। देन इसके बाद वहां इंश्योरेंस करवाने की पेमेंट हमने की होगी, इंश्योरेंस मान लो 1 लाख। देन इसके बाद यहाँ पर जब मशीन आई होगी फिर से लोडिंग अनलोडिंग हुई होगी, है ना, तो वो भी ऐड होएगा। उसके बाद जो हमने वहां पर टैक्सेस पे करने हैं, सी पोर्ट पे, डॉक चार्जेस या कस्टम ड्यूटी जो हमने पे करनी है, मान लो 1 लाख। इसके अलावा अगर हमने कोई कमीशन एजेंट के थ्रू ये परचेज की है तो कमीशन भी हमको हो सकता है पे करनी पड़े, मान लो 50,000। इसके अलावा अब वो मशीन जो है वो यहाँ पर आ चुकी है, वो पोर्ट पर आ चुकी है, पोर्ट से हमारी फैक्ट्री तक लेके आने का किराया भाड़ा, फ्रेट, कैरेज जो भी, हाँ, फ्रेट मान लो 50,000। ठीक है, इसके बाद अब हमारी पुरानी मशीन थी, पुरानी मशीन को हमने वहां से उखाड़ा और उसकी जगह नई मशीन लगाई। इस पुरानी मशीन को उखाड़ने को डिसमेंटलिंग कहा जा सकता है या फिर डीकमीशनिंग कहा जा सकता है। तो करनी पड़ेगी, उसके बिना तो नहीं लगेगी नहीं ना मशीन, तो उसके चार्जेस। डीकमीशनिंग की चार्जेस मान लो 20,000। फिर क्योंकि डीकमीशनिंग की गई है, डी डिसमेंटलेशन की गई है, तो वहां खराबी हुई होगी, उस साइट को दोबारा प्रिपेयर करना होगा ताकि जो नई मशीन है वो उसको लगाया जा सके, तो साइट प्रिपरेशन। क्योंकि उसके बिना तो हम नई मशीन लगा ही नहीं सकते ना, मान लो 30,000। फिर उसके बाद मशीन लग गई, अब मशीन हमें पता ही नहीं है चलती कैसे, तो इंजीनियर्स बुलाए गए, इंजीनियर्स वो सब उसको इंस्टॉल करेंगे, उसकी इंस्टॉलेशन करेंगे, तो उसके चार्जेस भी होंगे। इंस्टॉलेशन करने के बाद इंजीनियर आया तो वो भी अपनी फीस मांगेगा ना, इंजीनियरिंग कॉस्ट, आर्किटेक्चर कॉस्ट, वेजेस, इंस्टॉलेशन कॉस्ट सब, है ना, मान लो 50,000। अच्छा, अब इसके बाद इसका ट्रायल रन हुआ, ट्रायल रन में इसके जो भी लेबर के खर्चे आए, वेजेस के खर्चे, क्योंकि ऐसे थोड़ी चलेगी, मशीन को चलाने के लिए लेबर तो चाहिए होगी ना, स्किल्ड सेमी स्किल्ड जैसी भी चाहिए होगी, मटेरियल चाहिए होगा, तो वो भी इसी में ऐड होएगा क्योंकि अभी मशीन ऑपरेटेबल नहीं है। तो मटेरियल
प्लस लेबर 10,000। इसके अलावा और भी बहुत सारे खर्चे आते हैं, जैसे मान लो इंस्पेक्शन। जब ये डेमो वगैरह चल रहा था, है ना, तो डेमो एंड इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन प्लस डेमो, इसका भी खर्चा आया 10,000। इसके अलावा एक खर्चा और, जब मशीन की हम साइट प्रिपेयर कर रहे थे तो अर्थिंग करवाने के लिए, है ना, जो वायर्स हैं वो डलवाने के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन का खर्चा आया, वो भी इलेक्ट्रिफिकेशन 10,000। तो ऐसे बहुत सारे खर्चे आएंगे। अब जब हमने ट्रायल रन किया तो उससे कुछ आउटपुट जनरेट हुआ होगा और वो आउटपुट हम मार्केट में बेच सकते हैं जिससे हमें पैसा मिलेगा। तो वो माइनस करें? यस, माइनस किया जाएगा ना, ये इसी की तो रिकवरी है। माइनस सेल्स, मान लो 20,000 का वो सामान बिका। अब जब ये 20,000 का सामान बिका तो वर्कर्स लोग, मैनेजमेंट लोग खुश हो गए। उन्होंने कहा चलो पार्टी, लड्डू बांटते हैं। तो उस लड्डू बांटने का खर्चा भी इसमें ऐड करें क्या? वो थोड़ी इसमें ऐड होगा, वो तो एक तरह से एक्स्ट्रा खर्चा है ना, वो अलग से खर्चा है। वो इससे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, इससे डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है। वो आपने अपनी जेब से खुशी होकर किया, वो मैनेजमेंट द्वारा इंटेंडेड नहीं था। इस मशीन को ऑपरेटेबल बनाने के लिए मैनेजमेंट के द्वारा वो खर्चा इंटेंडेड नहीं था, मतलब बताया नहीं गया था कि ये खर्चा भी करना पड़ेगा। वो तो एक्स्ट्रा खर्चा है ना। अगर वो लड्डू नहीं भी बटते तो भी मशीन तो काम कर रही थी ना, और काम चल रहा था, मशीन सही थी। तो ऐसा खर्चा जो आउट ऑफ द बॉक्स है, जिसकी जरूरत नहीं थी फिर भी किया गया जाने अनजाने में, जिससे मशीन के ऑपरेटेबल कंडीशन में लेके आने में कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, ऐसे खर्चों को हम इसमें काउंट नहीं करते। चलिए, इसके अलावा और कोई, मान लो आपने मशीन मंगाई तो गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी दी, सब्सिडी भी माइनस हो जाए। 5 लाख की सब्सिडी में। तो इन शॉर्ट ये सारे खर्चे जो भी, ये सब खर्चे हैं, ये सब खर्चे क्या किए जाएंगे? ऐड किए जाएंगे क्या? यस, ये सारे एक्सपेंसेस ऐड किए जाएंगे। तो यही तो होती है इनिशियल रिकॉग्निशन। इनिशियल रिकॉग्निशन में हम सिंपल कहते हैं कि भाई जो खर्चा किया गया एसेट को अपनी प्रेजेंट लोकेशन तक लेके आने के लिए, ताकि वो ऑपरेटेबल बनाई जा सके, ताकि उससे वर्क निकाला जा सके, जिस पर्पस के लिए उसको लेके आया गया वो पर्पस फुलफिल हो सके, मैनेजमेंट ने जिस पर्पस के लिए इस एसेट के ऊपर पैसा लगाया है वो पर्पस फुलफिल हो सके, उस तक का खर्चा सारा इसमें काउंट किया जाएगा। अब एक बार जो डेफिनेशन हमें गिवन है, जो डिफरेंट टर्म्स हमें गिवन है, उसको देखें। ये हमारे पास गिवन है, an item of PPE that qualifies for the recognition as an asset should be measured as its cost। अभी हमने रिकॉग्निशन क्राइटेरिया देखा, जो एसेट रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया को फुलफिल करेगी उसको हम इनिशियल कोस्ट पे रिकॉग्नाइज करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ इनिशियल कोस्ट रिकॉग्निशन? तो ये एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है, इसको देखते हैं, हमें पता चल जाएगा क्या क्या ऐड होता है, क्या क्या ऐड नहीं होता है। सबसे पहले तो आएगा परचेज प्राइस। भाई इंसानों, जिस प्राइस पे उसको परचेज किया वो तो आएगा ही आएगा ना, उसके अलावा क्या आएगा? इसके अलावा आएगा एनी डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कोस्ट। अब ये डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कोस्ट क्या होती है? जो डायरेक्टली उससे कनेक्टेड है, जो खर्चा डायरेक्टली उससे जुड़ा हुआ है। इतने सारे खर्चे मैंने आपको बताए, उस मशीन को प्रेजेंट लोकेशन तक लेके आने के लिए, उसको वर्किंग कंडीशन तक लेके आने के लिए मैनेजमेंट के द्वारा बताए गए जिस पर्पस के लिए मैनेजमेंट ने वो मशीन खरीदी है, उस पर्पस तक उस मशीन को लेके आने के लिए जो खर्चा किया जाएगा वो डायरेक्टली उसकी एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में काउंट होगा। इसके अलावा डीकमिशनाइजेशन, रिस्टोरेशन एंड सिमिलर लायबिलिटी, ये भी आपको बताया मैंने। कई बार पुरानी मशीन को उखाड़ा जाता है ना, कि नहीं उखाड़ा जाएगा? भाई उखाड़ना पड़ेगा ना। अब ये तो है नहीं 3 मशीन है, बीच वाली मशीन खराब हो गई तो इसको वहीं पर लगा रहने दें,
हम एक और प्लांट परचेज करके उसमें नई मशीन लगाएं और फिर अपनी वर्किंग स्टार्ट करें? मतलब पुरानी मशीन जैसे है वैसे उसको लगी रहने दो। क्यों भाई? उसको बेचो, स्क्रैप करो, उसको डिसमेंटल करो, उसको डीकमिशनाइजेशन करो ताकि एक रिस्टोरेशन की जा सके नई मशीन की। तो वो भी खर्चा इसमें इंक्लूड होगा, है ना? क्या इंक्लूड नहीं होगा वो हम देखते हैं। उससे पहले ना कि आप देख लो, सबसे पहले कह रहे हैं परचेज प्राइस। परचेज प्राइस में क्या आएगा? इट इंक्लूड्स इंपोर्ट ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस। इंपोर्ट ड्यूटी मतलब प्राइस तो आएगा ही आएगा, इसके साथ साथ इंपोर्ट ड्यूटी भी आएगी और नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस भी आएंगे जो रिफंड नहीं किए जा सकते, इसका क्रेडिट आपको वापस नहीं मिलेगा। ओके, इट रिक्वायर्स डिडक्शन ऑफ ट्रेड टैक्स एंड रिबेट। अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट आपको मिला है, ट्रेड डिस्काउंट पता है ना, बल्क में परचेज करने के लिए, अच्छा बड़ा सामान परचेज करने के लिए ज्यादा पेमेंट, मतलब उसमें ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। और रिबेट जब क्वालिटी थोड़ी ऊपर नीचे, तो वो माइनस करना है। नेक्स्ट आ गया डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कोस्ट। अब ये डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कोस्ट कौन सी है? एनी कोस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू, एनी कोस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंगिंग द, चेंज करते हैं, ब्रिंगिंग द एसेट्स to the location and condition necessary for it to be capable of operating, very important, operating in the manner intended by the management। अभी आपको ये वर्ड कितनी बार बोला? दो कंडीशन पीपीई की बताई थी आपको, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, कोस्ट रिलायबली मेजर कर सकते हैं, तीसरा उस कोस्ट में कौन सी कोस्ट ऐड होगी? वो कोस्ट जो बियर करनी पड़ेगी। क्यों बियर करनी पड़ेगी? क्योंकि मैनेजमेंट चाहता है कि इस पीपीई को ऐसा बनाया जाए और ऐसा बनाने के लिए वो खर्चा करना पड़ेगा, है ना? तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कोस्ट में वो सारी कोस्ट आएगी जो उस एसेट को प्रेजेंट लोकेशन और प्रेजेंट कंडीशन में लेके आने के लिए जरूरी थी, प्लस जो मैनेजमेंट चाहती है। यानी इसका मतलब रिकॉग्निशन ऑफ कोस्ट इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपीई ceases when the item in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the management। यानी उसके बाद आने वाले जितने खर्चे हैं वो सारे इसमें अब काउंट नहीं होंगे। मशीन की बाद में रिपेयरिंग होती है, कुछ उसमें ऑयलिंग होती है, उसकी बेल्ट्स में थोड़ा रिपेयरिंग की जाती है, उसके मोटर में थोड़ी जंग लग जाती है, ऑयलिंग की जाती है, तो ये बाद के खर्चे हैं। बाद वाले खर्चे इसमें काउंट नहीं होंगे, कोस्ट में ऐड नहीं होंगे, लेकिन इससे पहले वाले सारे खर्चे जो मैनेजमेंट चाहती है कि करने पड़ेंगे वो इसमें काउंट किए जाएंगे। अब एक एग्जांपल देते हैं इसी की। जब हमने मशीन फॉरेन से मंगवाई तो हमें इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ी, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ी। वहां के कस्टम ऑफिसर ने कहा 10 दिन के बीच में ये मशीन यहाँ से उठाकर ले जाओ, नहीं तो चार्ज लगेगा। अब 10 दिन तक हमें मोहलत थी, 10 दिन तक कोई चार्ज नहीं लग रहा था, लेकिन 10 दिन के बाद उसके ऊपर चार्ज लग गया। अब ये जो चार्ज लगा मशीन के ऑपरेट होने से पहले लगा और ये चार्ज उस मशीन के ऊपर ही लगा, हमें पता है, ये कोस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल भी है, लेकिन ये तो कोस्ट एक्स्ट्रा कोस्ट हो गई ना। अगर हम विद इन 10 डेज उसको वहां से पिक कर लेते, उठा लेते, तो वो एक्स्ट्रा पैसा हमें नहीं देना पड़ता। तो ये कोस्ट तो है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल तो है, लेकिन इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट ने थोड़ी कहा था 50 दिन वहां पर पड़े रहने दो मशीन, 50 दिन बाद लेके आना। मैनेजमेंट बाय इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट है ही नहीं इसमें। तो ये वर्ड जो है ना, इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट, इस एक दो वर्ड से ही आपका आंसर जो है ना वो चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे। चलिए, अब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कोस्ट हो गया, डिकमीशनिंग, रिस्टोरेशन एंड सिमिलर लायबिलिटीज, ये हम बाद में देखते हैं। क्या क्या इसमें नहीं आएगा, क्या क्या इसमें एक्सक्लूड कर दिया जाएगा? सिंपल है, देखो। फर्स्ट, कोस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी और बिजनेस सच एज इनोग्रेशन कोस्ट। हमने बहुत एक अच्छा सा एक रेस्टोरेंट बुक किया,
या फिर जहाँ हमने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था उसके बाहर ही हमने अच्छा-सा एक टेंट लगाया, उसमें खाने-पीने का सामान रखा, इनॉग्रेशन की अच्छे से, ताकि लोग आएँ और हमारी शॉप देखें, सामान भी खरीदें, है ना? तो ये कॉस्ट क्या उसमें काउंट होगी, कैपिटलाइज़ की जाएगी? नहीं, ये थोड़ी काउंट होगी। सेकंड, cost of introducing a new product or service including cost of advertising and promotional activities। मान लो आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। उस प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए आपने उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट की, अच्छी खासी प्रमोशन की, बाय वन गेट वन का ऑफर दिया या फिर डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट में आपको लॉस हुआ होगा ना, इनिशियल लॉस, तो वो भी काउंट नहीं किया जाएगा। अब इनिशियल लॉस आप कैपिटलाइज थोड़ी करोगे, ये तो नॉर्मल आपका लॉस है और आप इसको रेवेन्यू ट्रीट करोगे और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ट्रांसफर करोगे। तीसरा, कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन और विद अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग। आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया, वहां पर स्टाफ की जरूरत है, स्टाफ की वेजेस देना, वर्कर्स, मैनेजर्स की वेजेस देना, उनकी ट्रेनिंग, उनकी डेवलपमेंट, ये सब खर्चे थोड़ी उसमें आएंगे, है ना? तो ये सब उसमें इंक्लूड नहीं होगा। हाँ, अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम ट्रायल रन कर रहे थे तब उसमें हमें वर्कर्स और मटेरियल की जरूरत थी, तब वो खर्चा उसमें आएगा, लेकिन बाद में तो नहीं आएगा ना। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जर्नल ओवरहेड कोस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ओवरहेड कोस्ट। अब हमने बिजनेस में मैनेजर भी अपॉइंट किया होगा, तो मैनेजर की भी कोस्ट, क्या उसकी सैलरी भी क्या इसमें ऐड कर दें? नहीं, वो इसमें काउंट नहीं की। चलिए, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने बताई आपको। इसके अलावा ये कुछ और थोड़ी डिटेल में आपको दिया हुआ है, तो आप इसको रीड कर सकते हो, देख सकते हो क्या-क्या इंक्लूड नहीं होगा और क्या-क्या इंक्लूड होगा। हाँ, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, cost of relocation and reorganizing part और all of the operating operations of an enterprise। जब हम एक नई मशीन लेके आएंगे तो उसको डीकमीशनिंग डिसमेंटल करना पड़ेगा पुरानी को, ताकि नई रिस्टोर की जा सके। लेकिन अगर आप रीलोकेटिंग कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट काउंट नहीं होगी। रीऑर्गेनाइज कर रहे हो, इसकी जरूरत नहीं थी फिर भी आप कर रहे हो, मैनेजमेंट के द्वारा इंटेंडेड नहीं है और इससे कोई रेवेन्यू बेनिफिट भी नहीं मिलेगा फ्यूचर में, तो इसको इंक्लूड नहीं किया जाता। नॉर्मली किसी भी रीलोकेशन को नहीं काउंट किया जाता। मान लो ये आपका स्टोर है, आपने डिसाइड किया कि चलो हम इसको रिनोवेट करते हैं, इसके रिनोवेशन के लिए आपने रिलोकेशन कर दी। रिनोवेशन करने के लिए रिलोकेशन, तो रिलोकेशन की कॉस्ट थोड़ी इसमें आएगी। रिनोवेशन की कॉस्ट आप ऐड कर सकते हो, लेकिन रिलोकेटिंग की कॉस्ट आप ऐड नहीं कर सकते, कैपिटलाइज नहीं कर सकते। तो ये याद रखना आप, ठीक है? इसके अलावा और हमारे पास क्या एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट, ये सब हमने आपको बता दिया, एक बार आप फिर भी देख लो। कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइज बेनिफिट, cost of site preparation, initial delivery and handling cost, installation and assembly cost of testing, trial run, professional fees जो इंजीनियर को हमें देनी पड़ेगी। एग्जाम्पल ऑफ कोस्ट दैट आर नॉट कोस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपीई, तो ये भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कोस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी और बिजनेस सच एज इनोग्रेशन कोस्ट, ये सब हमने कर दिया है। अभी हमने यही डिस्कस किया सारा, ठीक है? अच्छा, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? मान लो कि ये एक जो है ना प्लांट है, ये एक लैंड है, ठीक है? इस लैंड में आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, आपने 6 टावर बनाने हैं, 6 टावर्स, ठीक है? फर्स्ट टावर यहाँ बनेगा, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फिर उसके बाद फोर्थ यहाँ, फिफ्थ यहाँ, सिक्स्थ यहाँ। यहाँ पर आप पार्क वगैरह डेवलप करो। तो अभी क्योंकि इनिशियल स्टेज है, आपकी फर्स्ट टावर बन रही है, सेकंड टावर ऑन द प्रोसेस है, थर्ड टावर तो अभी शुरू भी नहीं हुई।
4th 5th 6th तो अभी शुरू भी नहीं हुई। तो ये इतनी स्पेस जो है वो आपके पास वेकेंट पड़ी हुई है, मतलब आपने अभी सिर्फ इतना एरिया यूटिलाइज किया है, बाकी ये स्पेस खाली है। अब इस स्पेस का आप अदर यूज भी तो कर सकते हो। अदर यूज जैसे कि आप इस एरिया को पार्किंग के लिए दे सकते हो, है ना? किसी भी पार्किंग के लिए यूज किया जा सकता है, पार्किंग लॉट के लिए यूज किया जा सकता है, या फिर किसी भी और पर्पस के लिए। तो जब आपने ये एरिया किसी और पर्पस के लिए यूटिलाइज करने के लिए दिया, तो इससे आपको रेवेन्यू जनरेट होगा, रेंट मिलेगा। तो क्या इस रेवेन्यू इनकम को हम इसकी कॉस्ट में एडजस्ट कर सकते हैं? इस बिल्डिंग को बनाने की कॉस्ट जो आ रही है, उसमें से ये रेवेन्यू माइनस कर सकते हैं? बोलो। नहीं ना, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये डायरेक्टली इससे लिंक्ड है ही नहीं। सब्सिडी माइनस की, जो ट्रायल बेसिस पे रन करके जो आउटपुट आई थी उसको बेच के पैसा आया वो माइनस किया, लेकिन ये तो इससे लिंक्ड है ही नहीं, इन कनेक्शन है ही नहीं, नॉट इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। एक्स्ट्रा इनकम जिसको हम रेवेन्यू की तरह ट्रीट करेंगे और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भेजेंगे। तो यहाँ पर देखो यही लिखा हुआ है, सम ऑपरेशंस अकर in connection with the construction or development of an item of PPE, but are not necessary to bring the item to the location and condition necessary. अब ये रेंटल एरिया जो हमें यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से जो हमें रेंट इनकम मिल रही है, यहाँ से जो हमें रेंट इनकम मिल रही है, इससे कोई लेना देना है ही नहीं। प्रेजेंट लोकेशन तक लेके आने के लिए, प्रेजेंट कंडीशन तक लेके आने के लिए कोई लिंक है ही नहीं। तो इसलिए फॉर इट इज for it to capable of operating in the manner intended by the management, the incidental operations may occur before or during the construction of development activity. ये incidental है, हो गया, पैसा जनरेट हो गया, तो वो हम यहाँ काउंट नहीं करेंगे। तो एक एग्जांपल दी हुई है, income may be earned through using a building site as a car parking until construction starts because incidental operations are not necessary to bring an item to the location and condition necessary for it. It is an incidental operation जो कि necessary नहीं था, फिर भी हमने किया। Capable of operating in the manner intended by the management. The income and related expenses of incidental operations are recognized in the statement of profit and loss and included in the respective classification of income and expense, and not to be capitalized and not to be subtracted from the value of construction of building. Okay, तो जो अभी हमने आपको बताया इसकी डिटेल यहाँ पर गिवन है। सिंपल कह रहे हैं, जो इनकम डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है सिर्फ उसकी इनकम को ही हम इसमें एडजस्ट करेंगे। जैसे कि स्क्रैप बेचा हमने, डिमोलिशन किया, डी कमीशनिंग की, से हमें पैसा मिला, सब्सिडी मिली, या फिर जो हमने ट्रायल बेसिस पे रन करके आउटपुट जनरेट की थी उसको बेच के पैसा मिला, वो इसमें एडजस्ट होगा। लेकिन जो नॉन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है वो इसमें एडजस्ट नहीं हो सकता, वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक हमारा आज का कंटेंट बहुत अच्छे से खत्म हो जाता है। अब हमारे पास कुछ ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं जो हम देखते हैं और फिर लेक्चर को फिनिश करते हैं। करें तैयार। स्टार्ट करने से पहले याद रखना वो तीनों कंडीशंस जो आज के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? इनिशियल रिकॉग्निशन तभी होगा जब तीन चीजें मेंशन होंगी। पहला, उसकी कॉस्ट को हम रिलायबली मेंशन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। दूसरा, उससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, कितना मिलेगा नहीं पता लेकिन मिलेगा, मेजर किया जा सकता है। और लास्ट, इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट, वही कॉस्ट, केवल वही कॉस्ट हम एक्स्ट्रा इसमें ऐड करेंगे जो मैनेजमेंट इंटेंडेड कहती है कि ये चाहिए, हमें ये चीज चाहिए और इस चीज को करने के लिए खर्चा होता है तो करो, तो वो खर्चा भी इसमें काउंट होगा। तो इनिशियल कॉस्ट कितनी होगी, होगी नहीं होगी, उसके लिए हमारे पास ये सेकेंड एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं, हाँ, एंटिटी ए हैज एन एग्जिस्टिंग फ्री होल्ड फैक्ट्री प्रॉपर्टी, एक एग्जिस्टिंग उनके पास फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, which is intended to knock down
एंड रीडेवलप। उन्होंने डिसाइड किया चलो इसको रीडेवलप करते हैं, रेनोवेशन रीडेवलप, पूरा ढांचा हटाओ दोबारा से। ड्यूरिंग द रीडेवलपमेंट पीरियड द कंपनी विल मूव इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी टू अनदर टेम्पररी साइट। तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई अब ढाएंगे, मतलब तोड़ देंगे सारा सामान, तो ये जो सामान पड़ा हुआ है मशीन्स वगैरह, इनको हमें कहीं और तो लेके जाना पड़ेगा ना, नहीं तो ये भी बर्बाद हो जाएंगी। फिर हम टेम्पररी एक साइट ले लेते हैं, सीधा सामने हमें एक साइट दिख रही है, इसको परचेज कर लेते हैं रेंट पे, यहाँ पर ट्रांसफर करते हो, यहाँ पर वर्क करते हैं। द फॉलोइंग इंक्रीमेंट कोस्ट विल बी इंकर्ड। इसके लिए कुछ खर्चा होगा। क्या होगा? सेटअप कोस्ट ऑफ 5 लाख टू इंस्टॉल मशीनरी इन द न्यू लोकेशन। रिलोकेशन कर रहे हैं, पॉइंट बताया था याद रखना, रिलोकेशन। रेंट हमें देना पड़ेगा वहां का 15 लाख। इसके अलावा रिमूवल कोस्ट ऑफ 3 लाख टू ट्रांसपोर्ट द मशीनरी फ्रॉम द ओल्ड लोकेशन टू द टेम्पररी लोकेशन। कैन दिस कोस्ट बी कैपिटलाइज्ड इनटू द कोस्ट ऑफ न्यू बिल्डिंग? न्यू बिल्डिंग में ये कोस्ट ऐड करें। 3 कंडीशंस बताई थी, तीनों याद रखो। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटलाइज करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट ने रीडेवलप के करने के बारे में कहा था, बिल्डिंग रीडेवलप करो। ये तो बोला ही नहीं कि भाई इसके लिए ये चीजें रीएलोकेट करो, और रीएलोकेशन का कोस्ट वैसे भी काउंट करते नहीं है हम, वो एक्सपेंडिचर्स माने जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ट्रीट किए जाते हैं। न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का वैल्यू नहीं बनेंगे ये। तो इसका आंसर क्या होगा? एक तो नॉट इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट है, दूसरा ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है। देखो लिखा हुआ है, आर नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट एंड टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। क्लियर हुआ ना? आगे बढ़ते हैं, थर्ड इलस्ट्रेशन। चलो अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ओमेगा लिमिटेड कॉन्ट्रैक्टेड with a supplier to purchase machinery which is to be installed in its one department in 3 months time। ठीक है, ओमेगा लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई हमें एक मशीनरी की रिक्वायरमेंट है सप्लायर से, तो 3 महीने में इसका सेटअप होएगा, 3 महीने लगेंगे इसको पूरा चलने के लिए। स्पेशल फाउंडेशंस वर रिक्वायर्ड फॉर द मशीनरी विच वर टू बी प्रिपेयर्ड विद इन द सप्लाई लीड टाइम। तो इसके लिए एक प्रॉपर फाउंडेशन बनानी पड़ेगी, साइट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। द कोस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन लेइंग फाउंडेशन वाज 1,40,000। ठीक है, तो 1,40,000 इसका खर्चा आया फाउंडेशन के ऊपर, साइट प्रिपरेशन के ऊपर। These activities were supervised by a technician during the entire period who is employed for this purpose of rupees 45,000 per month। हर महीने इसको 45,000 मिलेगा, तो ये तो 3 महीने चलेगा, यानी 45,000 गुना 3 कितना आ जाएगा? ये 1,35,000 ये भी खर्चा होगा। कितने खर्चे हो रहे हैं अभी हम वो देख रहे हैं, कौन से आएंगे कौन से नहीं आएंगे ये हम देखेंगे ना। तो 45,000 पर मंथ। द मशीन वॉज परचेज एट 1,58,00,000। अच्छा, परचेज वैल्यू तो आनी चाहिए ना, 1,58,00,000 डन। एंड 50,000 ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वर इंकर्ड टू ब्रिंग द मशीन टू द फैक्ट्री साइट। 50,000 इसकी ट्रांसपोर्टेशन हो गई, फ्रेट हो गई। नेक्स्ट, आर्किटेक्टर वॉज अपॉइंटेड एट अ फीस ऑफ 30,000 टू सुपरवाइज मशीन इंस्टॉलेशन। मशीन की इंस्टॉलेशन के लिए 30,000 सुपरवाइजर को भी देने पड़ेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द अमाउंट एट विच द मशीनरी शुड बी कैपिटलाइज्ड। कितनी वैल्यू पर रिकॉर्ड करें मशीन की कैपिटलाइजेशन? कौन कौन सी अमाउंट इसमें आएंगी? सभी आएंगी ना, क्योंकि ये सारे खर्चे वो खर्चे हैं जो इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट है। मशीन को ऑपरेट करने से पहले इनको हमें रिकॉग्नाइज करना है, इनको रिकॉर्ड करना है, और मशीन के ऑपरेट होने से पहले खर्च हो रहे हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, खर्चा भी हम रिलायबली मेजर कर पा रहे हैं, और इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो सब प्राइस आएगा। देख लो,
परचेज प्राइस, साइट प्रिपरेशन, टेक्नीशियंस सैलरी, इनिशियल डिलीवरी कॉस्ट, प्रोफेशनल फीस फॉर इंस्टॉलेशन, आर्किटेक्टर फीस, जो भी है वो सारी इसमें ऐड की जाएगी और टोटल खर्चा आएगा 1,62,55,000, 1,61,55,000। क्लियर? चलिए अब एक क्वेश्चन हमारे पास और करें, इसको भी ट्राई। आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं एंटिटी ए which operates a major chain of supermarket has acquired a new store location। एक नया स्टोर के लिए ओपन करने के लिए उन्होंने लोकेशन देखी है। A new location required significant renovation expenditure। उस लोकेशन पे रिनोवेशन करनी पड़ेगी, रिलोकेशन नहीं रिनोवेशन। Management expects that the renovation will last 3 months during which the supermarket will be closed। अब होगा क्या, इसके न्यू रिनोवेशन करने के लिए, न्यू साइट की न्यू रिनोवेशन करने के लिए 3 महीने के लिए बिजनेस बंद हो जाएगा। मैनेजमेंट हैज प्रिपेयर्ड द बजट फॉर दिस पीरियड इंक्लूडिंग द एक्सपेंडिचर related to construction and remodeling cost, salary to staff who will be preparing the store before its opening, and related utilities cost। What will be the treatment of such expenditures? बताइए। साइट 3 महीने के लिए बंद रहेगी। साइट 3 महीने के लिए क्योंकि बंद रहेगी, इसके लिए उन्होंने बजट बनाया कि खर्चा होगा, कंस्ट्रक्शन होगी, रीमॉडलिंग होगी, सैलरी को स्टाफ को सैलरी भी दी जाएगी। तो ये सब खर्चा आएगा क्या? आना चाहिए ना, क्योंकि मैनेजमेंट हैज प्रिपेयर्ड द बजट। उन्होंने कहा ये सब हमें करना पड़ेगा, स्टाफ को सैलरी देनी पड़ेगी, तो ये सब कैपिटलाइजेशन में आएगा ना। देखो क्या लिखा है, मैनेजमेंट शुड कैपिटलाइज द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन and remodeling the supermarket because they are necessary to bring the store to the condition necessary to fit it to capable to be operate। रीमॉडलिंग और उसका खर्चा तो आएगा ही आएगा, उसके बिना तो हम यूज ही नहीं कर सकते उसको। मैनेजमेंट की इंटेंशन है the management cannot be opened without incurring the remodeling expenditure and thus expenditure should be considered part of the asset। तो उसका तो खर्चा आएगा। However, if the cost of salaries, utilities, and stores of goods are in a nature of operating expenditures that would be incurred if the supermarket was open, then these costs are not necessary to bring to the store to the condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the management should be expensed। हाँ, जो ये खर्चा है ये हम सैलरी को स्टाफ पे करने वाला, यूटिलाइजेशन कॉस्ट, ये सब हम किस में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। ये खर्चा उसमें नहीं आएगा क्योंकि ये रिक्वायर्ड नहीं था। क्लियर? सैलरी के स्टाफ की सैलरी नहीं आएगी क्योंकि वो इंटेंडेड नहीं था, वो रिक्वायर्ड नहीं था, वो इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए जरूरी नहीं था। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और है हमारे पास, है ना, एक लास्ट क्वेश्चन और एक लास्ट टॉपिक। ये हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी फिलहाल हम एक लास्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एन अम्यूजमेंट पार्क हैज अ सॉफ्ट ओपनिंग टू द पब्लिक टू ट्रायल रन इट्स अट्रैक्शन। सॉफ्ट रन का मतलब उन्होंने कहा चलो हम ट्रायल पे करके देखते हैं कि क्या ये अम्यूजमेंट पार्क में पब्लिक आती है या नहीं आती है। टिकट्स आर सोल्ड एट 50% डिस्काउंट ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड एंड द ऑपरेटिंग कैपेसिटी इज 80%। टिकट 50% के डिस्काउंट पे कर दी, ऑपरेटिंग कैपेसिटी 80% है, यानी 80% ऑपरेटेबल है। द ऑफिशियल ओपनिंग डे ऑफ द अम्यूजमेंट पार्क इज 3 months लेटर। 3 महीने बाद ये अम्यूजमेंट पार्क ओपन होगा, लेकिन अभी ट्रायल पे ओपन कर दिया। अच्छा, ऐसे भी होता है क्या? मैनेजमेंट क्लेम दैट द सॉफ्ट ओपनिंग इज द ट्रायल रन नेसेसरी फॉर द अम्यूजमेंट पार्क टू बी इन द कंडीशन कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द इंटेंडेड मैनर। ये कह रहे हैं कि ये जो हमने ट्रायल रन किया है ना, इसका जो भी खर्चा होगा ये इसकी कैपिटलाइजेशन कॉस्ट में ऐड किया जाएगा क्योंकि ये ट्रायल रन है।
ओरिजिनली ये तो 3 महीने बाद ऑपरेटेबल होगा ना। इन मैनेजमेंट कह रही है, इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट है। अकॉर्डिंगली द नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट इनकर्ड शुड बी कैपिटलाइज्ड। तो कहते हैं इसको कैपिटलाइज करो। अरे क्यों भाई? आपने अम्यूजमेंट पार्क ओपन किया या नहीं किया, आपने अपनी तरफ से कह दिया कि ये ट्रायल रन पे चल रहा है। ट्रायल रन पे आपने जो 100 रुपए की टिकट है उसको 50 में बेच रहे हो, और जो लॉस हो रहा है 50 रुपए का, आप इसको कैपिटलाइज करना चाहते हो। इस लॉस को अम्यूजमेंट पार्क के डेवलपमेंट की कॉस्ट में ऐड करना चाहते हो, नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप 50% डिस्काउंट दे रहे हो ये कहकर कि अभी ये ट्रायल रन पर है। भाई ट्रायल रन पर है, ये तो आप झूठ बोल रहे हो ना, एक तरह से सरासर कोरा झूठ है ये। आपकी 80% कैपेसिटी ऑपरेट कर रही है। ट्रायल अम्यूजमेंट पार्क में ट्रायल रन आपने थोड़ी देर के लिए किया हो, लेकिन आपने तो 3 महीने के लिए टाइम पीरियड मांग लिया। तो 3 महीने तक का जितना भी कॉस्ट होगा, 50% डिस्काउंट जो चलेगा, वो इसकी वैल्यू कॉस्ट में कैपिटलाइजेशन में काउंट होगा नहीं। जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, वो कॉस्ट ऑफ अम्यूजमेंट पार्क में ऐड नहीं। देखिए क्या लिखा है, द नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट शुड नॉट बी capitalized but should be recognized in the statement of profit and loss by, even though it is running at less than full operating capacity, there is sufficient evidence that the amusement park is capable of operating in the manner intended by the management. मैनेजमेंट जिस तरह से चाहती है वैसे ये वर्क करने के लिए तैयार है। अब आपने 3 महीने बाद तक का उसका टाइम रखा हुआ है, उससे हमें क्या? Therefore these costs are specific to the startup and therefore should be expensed as incurred. स्टार्ट होने के लिए आपका अम्यूजमेंट पार्क रेडी है, फिर भी आप कहोगे कि अब ये खर्चा कैपिटलाइज करें, तो नहीं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने इनिशियल रिकॉग्निशन, सिर्फ इनिशियल रिकॉग्निशन देखी है। आने वाले सेशन में हम इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेक्चर अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिए।